नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इसमें पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा किस तरीके से जो क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक पूछे गए हैं और कैसे जो क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे, क्योंकि जल्द ही जो है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। तो अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है एग्जाम पॉइंट के नाम से, तो इन सभी को आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस सभी पर हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो भी डालते रहते हैं। तो अपना जो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 1 अप्रैल 2015 में भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे ये कितने थे। तो यहाँ पर जो 2015 के अनुसार पूछे गए थे, तो 2015 जो उसके अनुसार इनकी जो संख्या है ये 46 थी। और अगर हम यहाँ पर 2023-24 को अगर देखें तो इनकी जो संख्या ये 54 है। तो भारत में जो 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इनमें से 41 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 41 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं एवं कृषि मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आता है, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। तो बात करें यहाँ पर टोटल की, तो ये 54 जो है यहाँ पर माने गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है वर्तमान अर्थात 2015 की बात है। तो 2015 में भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन कितना था? 8, 12, 19 या 23%। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया था, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये 23% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान, जो यूजीसी नेट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्न अंकित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें किसी रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों की क्षमता निर्माण या भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। तो ये जो यूजीसी नेट जो था ये किन उद्देश्य के लिए गठित किया गया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो कोट वाला जो है क्वेश्चन है और बी वाला यहाँ पर इसमें माना गया है। तो 1, 2, 3 जो है यहाँ पर सही आंसर इसमें माने गए हैं। तो ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आ जाता है कई बार, तो 1956 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका जो उद्देश्य है अनुसंधान में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और साथ ही देश के अंदर चल रहे संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान कर उन्हें उसी रूप में बनाए रखना तथा शिक्षण कार्य से जुड़े शिक्षकों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करना इसके उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 1, 2, 3 इसको माना गया है। इसके बाद है द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी किस शहर में है? कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली या फिर काठमांडू में? द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसकी स्थापना दक्षिण के 8 सदस्य देशों के द्वारा की गई थी और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक पाठ्यक्रम 2010 शुरू है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण के सदस्य देशों के छात्रों को कई व्यावसायिक एवं अन्य कोर्सों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये नई दिल्ली के चाणक्यपुरी जो है वहाँ पर है। नेक्स्ट है भारत में सिविल सर्विस दिवस, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल, 24, 21 जून या 7 जुलाई को। तो भारत में सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है लोक सेवकों में जन सेवा के प्रति सत्यनिष्ठा बनी रहे, जिससे कि वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें और लोक सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के चुने गए लोक सेवकों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। तो सिविल सर्विस दिवस ही मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इसके बाद है संसद का सत्र किन के द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का जो सभापति है। तो संसद का सत्र किन के द्वारा बुलाया जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं,
तो संसद का जो सत्र है ये राष्ट्रपति जो है इनके द्वारा बुलाया जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो संसद जो है इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति आ जाते हैं, लोकसभा आ जाती है और जो राज्यसभा है ये आ जाती है। तो इन तीनों को अंग कहा जाता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने और अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है। संसद का सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है पर्यावरण पर। मानव उद्भविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्य प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, वायुमंडलीय स्थितियाँ, जनसंख्या और वन आच्छादन। जनसंख्या, वन आच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो यह आ जाता है जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचांक में इनमें से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सूक्ष्म विविक्त पार्टिकुलेटेड पदार्थ, ओजोन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो एक सम्मिलित नहीं है वायु गुणवत्ता सूचांक में। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा संयोजन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? तो कौन सा संयोजन है जो नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को प्रकट करता है? उर्वर मृदा, ताजा जल और प्राकृतिक गैस, स्वच्छ वायु, फास्फेट और जैव विविधता, मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताजा जल या फिर तेल, वन और जीवाणु। तो कौन सा संयोजन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें स्वच्छ वायु आ जाएगी, फास्फेट और जैव विविधता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 भूकंप ए और बी रिएक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 परिणाम क्या आए हैं? तो उत्सर्जित ऊर्जाओं का जो अनुपात लगभग कितना होगा अगर ये ए बी रिएक्टर स्केल पर 5-6 परिणाम में आए हैं? तो उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात होगा, तो ये जो अनुपात है ये कितना होगा? -32। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का जो योगदान है ये कितना प्रतिशत है? 3, 6, 10 या 15%। तो कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान, भारत का जो योगदान है इसमें -6% है। इसमें सबसे पहले चीन है, उसके बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फिर भारत, रूस, जापान और ब्राज़ील। तो कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान करने वाले देश। नेक्स्ट है किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? तो किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चीन या भारत में? तो प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। किस में है? यूएसए में। तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें है 1630। तो प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम होता है 1630 यूएसए में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है बातचीत अर्थात चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? अल्टा विस्टा, एमएसपी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल टॉक? तो इनमें जो यहाँ पर सी आंसर जो माना गया है ये गूगल टॉक को माना गया है। गूगल टॉक एक तरह की इंस्टेंट मैसेंजर सेवा है। यह ग्राहकों को टेक्स्ट तथा वॉइस दोनों तरह की सेवा प्राप्त कराता है और यह इंस्टेंट मैसेंजर सेवा आम लोगों में जी टॉक के नाम से प्रचलित है। अल्टा विस्टा, एमएससी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंस्टेंट मैसेंजर ये सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है। तो जो गूगल टॉक है यहाँ पर इनको माना गया है। इसके बाद है इनमें से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है?
तो कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी है, तो कौन सी है? और जो यहाँ पर दी गई है ऑप्शन सी में 11001, तो इसी को यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है इनमें से कौन सा निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, निःशुल्क नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा लाइनेक्स, ओपन ऑफिस या अपाचे HTTP सर्वर। तो निःशुल्क नहीं है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जबकि ओपन ऑफिस, फेडोरा लाइनेक्स, अपाचे HTTP सर्वर निःशुल्क सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। निःशुल्क स्रोत जो है यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है क्या होता है? जिसका सोर्स कोड जिस लाइसेंस धारी के पास होता है वह उसमें किसी भी उद्देश्य से परिवर्तन, वितरण, अध्ययन आदि की इजाज़त किसी को भी दे सकता है। निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर लोगों द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जा सकता है, तो नहीं है इंटरनल एक्सप्लोरर, क्योंकि नहीं में पूछा गया था। इसके बाद इनमें से कौन सा एक अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? KB अर्थात किलोबाइट, MB मेगाबाइट, TB टेराबाइट, GB गीगाबाइट। एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये GB अर्थात गीगाबाइट होती है। गीगाबाइट में गीगा उपसर्ग के रूप में लगा है। गीगा एक ग्रीक शब्द है और गीगा एक अरब की संख्या को व्यक्त करता है। किसी भी कंप्यूटर की धारणीय क्षमता का मापन गीगाबाइट के द्वारा होता है। इसके बाद है कौन सी निर्मम युक्ति नहीं है? निर्मम युक्ति नहीं है प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड या मॉनिटर। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है कौन सी? कीबोर्ड। कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया में निर्गम युक्ति उस युक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तुएं दृश्यमान होती है। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन्स आदि निर्मम युक्तियों की श्रेणी में आते हैं। वहीं कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड आदि आगम ये इनपुट युक्तियों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कोटबंद करना या गड़बड़ करना, ये क्या कहलाता है? तो सुरक्षा, अवगमन, विकोडीकरण या कोडीकरण। तो नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कोटबंद करना, तो इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है कोडीकरण। जब किसी महत्वपूर्ण सूचना को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक स्थानांतरित किया जाता है तो उस डाटा की सुरक्षा के लिए कोडीकरण की तकनीक अपनाई जाती है और यह डाटा की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कोडीकरण को तोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें अनेक गणितीय संकल्पना है उनको समाहित किया जाता है। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर 19 से 24 तक के हैं। जो ये चार्ट दिया गया है इसके अंदर से ही आपने फिल करनी है। एक कंपनी में 20 कर्मचारी हैं जिनकी आयु वर्षों में और वेतन प्रति माह 1000 में दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कर्मचारी 20 हैं और इसके साथ ही जो इनकी आयु भी है यहाँ पर अलग अलग है और इसके साथ ही जो यहाँ पर सैलरी है इनका वेतन प्रति माह 1000 रुपये में, ये भी देख सकते हैं अलग अलग है। तो इस आधार पर आपने क्या है कर्मचारी को कितना भाग कुल कर्मचारियों के औसत वेतन से कम वेतन लेता है, तो कितना भाग कुल कर्मचारियों के औसत वेतन से कम वेतन लेता है? 45, 55, 50 या 47% भाग। तो कितना है? तो यहाँ पर क्या हमने जितने भी कर्मचारी थे इनका सभी का जो औसत जो वेतन है, ये जो है यहाँ पर सारों का औसत जो वेतन है ये हमने ले लेना है। तो और बटे में कितने हैं? तो 20 हैं, तो इन सभी को लेकर बटे में हमने 20 कर देना है जितने भी हैं। तो ये जो हमारा आएगा 38.75, तो ये इतना जो है यहाँ पर आएगा 1000 में, ये 1000 में है। तो इसलिए औसत वेतन से कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 100 बटे में 20, जो निकल के आएगा 55%।
और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है 40 से 50 वर्ष की आयु के समूह में औसत वेतन प्रति माह 1000 में कितना है। तो ये 40 से 50 वाले जो आपने यहाँ पर देखने हैं, इसमें 40-50 वाले कितने हैं औसत, 40-50 वाले ये है 40-50 आयु। तो इनका देखना है, तो ये हो जाएगा इनका औसत वेतन जो है यहाँ पर आ जाएगा 290 और साथ में 50 बटे में टोटल 8 है, तो ये आ जाएगा 340 बटे में 8 जो निकल के आएगा 42.5 हज़ार। तो इतना ये निकल के आएगा जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है कर्मचारियों का कितना भाग प्रतिशत माह 40,000 वेतन प्राप्त कर रहा है। तो 40,000 कितने ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 40,000 प्रति माह वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत, तो इसमें आपने यहाँ पर देखना होगा। इसमें तो ये 9 कैंडिडेट है यहाँ पर, तो 9 हैं और टोटल 20 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 45। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कर्मचारी की औसत आयु, तो ये सभी आपने देख लेना है यहाँ पर इनकी औसत आयु। तो औसत आयु इनकी हो जाएगी 806, टोटल 20 है ये, तो जो निकल के आएगी 40.3 वर्ष, जो ऑप्शन ए में है। इसके बाद 30 से 35 वर्षों के वर्ग अंतराल में आवृत्ति कितनी है। 30 से 35 वर्षों के वर्ग अंतराल में आवृत्ति प्रतिशत, तो जो ऑप्शन डी में दी गई है कितनी है 35% है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें 7 बटे में टोटल कितने 20 और प्रतिशत 100, तो ये आ जाएगा 35%। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कर्मचारी की आयु के आंकड़ों को 5 वर्ष के अंतराल के वर्ग में वर्गीकृत करें जिस वर्ग अंतराल में अधिकतम औसत वेतन प्रतिशत है। तो प्रत्येक कर्मचारी की आयु के आंकड़ों को 5 वर्ष के अंतराल के वर्ग में वर्गीकृत करना है और किस वर्ग अंतराल में अधिकतम औसत वेतन प्रदर्शित है। तो ये आप यहाँ पर जो तालिका है इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें आयु अंतराल की बात करें, जो जैसे 30 से 35 वाले जो हैं ये हैं 7 कर्मचारी, कितने हैं 7, तो हो जाएगा 200 बटे 7 जो निकल के आएगा 28.57। इसके बाद फिर जो 35 से 40 वाले कितने हैं, तो ये 2 हैं, तो ये हो जाएगा 75 बटे 2, ये आएगा 37.5। इसके बाद फिर 40 से 45 वाले और ये 7 हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 290 बटे में 7, तो ये आ जाएगा 41.4। इसके बाद आ जाता है जो 45 से जो 50 है ये एक ही है, तो ये 50 बटे 1 अर्थात ये हो जाएगा 85। इसके बाद फिर जो 50 से जो 55 है तो ये 3 है, तो कितना आएगा 160 बटे में 3, ये निकल के आएगा 53.33। तो अधिकतम औसत वेतन वर्ग अंतराल 50 से 55 जो वर्ग है इसमें प्रदर्शित है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन तो डी इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्ट अथवा संशय दूर करना होता है तो ऐसी परिभाषा कहलाती है। जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना, अस्पष्टता या फिर संशय दूर करना होता है तो इसे हम अनुबंधनात्मक, सैद्धांतिक, शाब्दिक या प्रत्ययकारी, तो इसे हम क्या कहेंगे, और इसे कहेंगे हम शाब्दिक, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना, स्पष्टता या संशय दूर करना हो
तो क्या कहेंगे इसे हम, तो शाब्दिक इसे कहेंगे, और वर्णात्मक जायक होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है, तो सही बताना आपने। वेन आरेख तर्कों को आलेख्य रूप से प्रदर्शित करता है। वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ा सकता है। वेन आरेख को वैध अथवा अवैध कहा जा सकता है। वेन आरेख को संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? अब सही जो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर, 1, 2 और 4। वेन आरेख तर्कों को आलेख्य रूप में प्रदर्शित करता है। वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ा सकता है और वेन आरेख संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से 2 एक दूसरे के विरोधी हैं, सही कोट का चयन कीजिए जो सही उत्तर का प्रतिनिधित्व करें। सभी कवि दार्शनिक होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते, कोई भी दार्शनिक कवि नहीं होता। तो कौन से वाला इसमें सही है? अब यहाँ पर जो इसमें सही है कौन सा, ऑप्शन बी वाला। तो 1 और 4 जो है इसको यहाँ पर माना गया है। सभी कवि दार्शनिक होते हैं का विरोधी कथन इसके विपरीत होगा, अर्थात कोई भी दार्शनिक कवि नहीं होता। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। सभी कवि दार्शनिक होते हैं, कोई भी दार्शनिक कवि नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है आगमनात्मक तर्क। ये किस पर आधारित होता है? आगमन, प्रकृति की अखंडता, एकता, समरूपता या समरसता पर आगमनात्मक तर्क। और इसका जो संबंध है ये प्रकृति की अखंडता से है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है। इसके आधार वाक्य निष्कर्ष सभी असत्य हैं। इसके आधार वाक्य सत्य है परंतु निष्कर्ष असत्य हैं। इसके आधार वाक्य असत्य है परंतु निष्कर्ष सत्य है। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य है। एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं। इसके बाद है, यदि हम ईश्वर के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो किस प्रकार की तर्क शक्ति पर भरोसा करें? यदि हम ईश्वर के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करें तो किस प्रकार की तर्क शक्ति पर हम भरोसा करें? आगमन, निगमन, प्रदर्शनात्मक या शरीर ज्ञान संबंधी। और जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दी गई है, हम ईश्वर के बारे में अगर तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम निगमनात्मक तर्क शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। निगमनात्मक, आपने आगमन निगमन विधि पढ़ी होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या है, वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और अपनी पत्नी से है 3 साल। यदि 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 होगी तो उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 वर्ष के बाद कितनी होगी? तो उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 साल के बाद कितनी होगी? तो माना जो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, x है, और वर्तमान में जो व्यक्ति अर्थात जो पिता है इसकी आयु, तो पिता की कितनी होगी, 4x हो जाएगी, और पत्नी की आयु 3 कम है तो 4x माइनस 3। तो 3 साल के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी, 15। तो जब हम इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस में 3 बराबर में 15 और x बराबर में 12। तो 5 साल के बाद व्यक्ति की पत्नी की जो आयु है तो कितनी होगी, 4x माइनस 3 प्लस में 5 और बराबर 4 गुणा में 12 प्लस में 2। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 48 प्लस में 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 50, जो ऑप्शन डी में है।
इसके बाद है परीक्षा में 1000 जो विद्यार्थी जहाँ बैठे हैं, परीक्षा फल घोषित होने पर विद्यार्थियों की संख्या, सभी 5 विषय में सफल होने वाले की संख्या, 3 विषय में सफल होने वालों की संख्या, 2 विषय में सफल होने वालों की संख्या और 1 विषय में सफल होने वालों की संख्या इतनी है। तो केवल जो अंग्रेजी विषय है इसमें असफल होने वाले जो फेल हैं ये 75, भौतिक में 145, रसायन विज्ञान में 140, गणित में 200, जीव विज्ञान में 157। कम से कम 4 विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी, जो कम से कम 4 विषयों में सफल है, पास है, तो इनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या है, कम से कम 4 विषय में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर में सभी 5 विषयों में सफल होने वाले की संख्या प्लस में केवल 1 विषय में सफल होने वालों की संख्या, वो आपने यहाँ पर इसमें लिखनी है। तो ये हो जाएगी 55 83 प्लस में जो संख्या है यहाँ पर 75, 145 और 140, 200 और 157, तो ये कितना आ जाएगा 6300, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है। एक लड़की ने लड़के का परिचय दिया कि वह लड़का उसके अंकल, अंकल कौन लगता है, चाचा, के पिता, चाचा के पिता की बेटी का लड़का है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका भाई है। इसके बाद है, एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर है तो दिशाएं पता होनी चाहिए, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मतलब यहाँ पर है स्थान इसका घर, और दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण ये वाली साइड है, यहाँ से चलेगा 10 किलोमीटर और दाएं मुड़ेगा। अब ये उसका लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, क्योंकि जब इस साइड में मूव होगा तो यहाँ पर मुड़ना होगा, और यहाँ पर जब मुड़ेगा दाएं तो दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, राइट हैंड यही होगा, तो यहाँ से फिर 10 चलेगा और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, बाएं लेफ्ट हैंड ये बनेगा, तो ये होगा 10 किलोमीटर। और सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ा। अब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर है घर, यहाँ पर है सामने। अब देख सकते हैं आप कितना चलना पड़ेगा, आसानी से आप बता सकते हैं। 10 तो यही हैं और 5 ये हैं, यहाँ से यहाँ भी तो 5 है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद है, किसी कोड में जो यहाँ पर शब्द दिया गया इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या, पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये MATHURA दिया गया है, तो M से J में देखें तो GHIJKLM, जैसे ये है MATHURA, तो यहाँ पर है JXQEROS, तो J से M में देख ले, यहाँ पर 3 है, इसी प्रकार से 3, तो इसका मतलब है 3 वर्ड है यहाँ पर सभी में। तो इसी प्रकार से फिर होटल में भी यहाँ पर इसी प्रकार से चलेगा, तो इसका भी आप देख सकते हैं। फिर तो जब हम इसका बनाएंगे तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा, ELQBIP। इसके बाद है, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी।
तो इस श्रृंखला की अगली संख्या कितनी होगी? 2, 5, 9, 19, 37। यहाँ पर देखें तो कौन सा कोड चला हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ है। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1 कम हुआ है। यहाँ पर 9 दूनी 18 और 1 जोड़ा है। यहाँ पर 19 दूनी 38 और 1 कम हुआ है। इसका मतलब 1 जमा 1 माइनस ऐसे चल रहा है। तो इसी प्रकार से फिर आप इसमें देख सकते हैं क्या होगा? 37 दूनी और साथ में 1, तो कितना हो जाएगा? 75। तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, संप्रेषण में भाषा होती है वाचिक कोड, अंतर्वैयक्तिक, प्रतीकात्मक कोड, गैर वाचिक कोड। संप्रेषण में भाषा होती है और जो यहाँ पर दी गई है ऑप्शन सी में, तो कौन सी होगी? प्रतीकात्मक कोड। नेक्स्ट है, कौन सा प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? प्रत्ययकारी और विश्वास उत्पादक वार्ता, श्रोताओं की भागीदारी, सूचना का एक तरफा अंतरण, ग्रेप वाइन का रणनीतिक उपयोग। प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है जो ऑप्शन बी में है, श्रोताओं की भागीदारी। इसके बाद है ग्रेप वाइन शब्द किस रूप में जाना जाता है? नीचे की ओर संचार, अनौपचारिक, ऊपर की ओर या क्षैतिज संचार। ग्रेप वाइन और इसको जो कहा गया है तो और अनौपचारिक संचार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संप्रेषण की विशेषता है? तो संप्रेषण की एक विशेषता है यहाँ पर कौन से वाली? संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया, संप्रेषण वृत्तीय प्रक्रिया है। संप्रेषण की विशेषताएं हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दी गई है, क्योंकि कोट वाला क्वेश्चन है तो 2, 3 और 4 इसमें सही आंसर बनेगा। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है और संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है, तो इनको यहाँ पर माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। इसका कारण है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो सही जो आपने बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो डी है इसको माना गया ए इसमें असत्य है, परंतु जो आर है उसको सही यहाँ पर माना गया है। ए गलत है लेकिन आर सही है। औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, इसको गलत माना गया है। सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है, तो इसको जो है यहाँ पर सही माना गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? अभिवृत्ति सर्वेक्षण से, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से, विद्यार्थियों की उपस्थिति या संप्रेषण माध्यम का जो चयन है। तो किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है तो ये सभी आ जाती है। अभिवृत्ति सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति, संप्रेषण माध्यम का चयन, ये सभी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर गद्यांश है जिसमें आपने 43 से लेकर 48 तक के जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर गद्यांश को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है, क्रियात्मक संभाव्य पेय होते हैं, मानव कम स्वार्थी होते हैं, विवेकी और आशावादी। तर्क वाला क्वेश्चन कोर्ट का क्वेश्चन है। कहानियों के आधार पर हमारा भविष्य कैसा होगा? कथावाचन इनमें से क्या है? हमारा ज्ञान निम्न में से किसका समूह है? तो ये वाले क्वेश्चन हैं जो आपने इस गद्यांश के अंदर से जिनके आंसर देने हैं। तो एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है ताकि बार बार जो है यहाँ पर गद्यांश पर ना पड़े। कथावाचन हमारे जीवन में नहीं है, यह विकासमूलक इतिहास भी नहीं है, यह वह तत्व है जो हमें मानव बनाता है। मानव कथा वाचन के माध्यम से प्रगति करता है। किसी विशेष घटना का परिणाम कथा के कई विविध रूपों में सामने आता है।
जिसके बारे में लोग कहते हैं। कभी कभी उन कहानियों में भारी अंतर होता है। किस कहानी का वाचन हो रहा है उसे दोहराया जा रहा है तथा किस कथा को छोड़ दिया गया और भुला दिया गया है, जिससे बहुधा यह निर्धारित होता है कि हमने कैसे प्रगति की। हमारा इतिहास, ज्ञान और समझ ये सभी कुछ कहानियाँ के संग्रह हैं जो जीवित रहते हैं। इसमें वे कहानी भी शामिल है जो हम भविष्य के बारे में एक दूसरे को कहते हैं, और भविष्य कैसा होगा वह आंशिक अथवा संभवतः व्यापक रूप से उन कहानियों के चयन पर निर्भर करता है जिन पर हमारा सामूहिक रूप से विश्वास होता है। कुछ कहानियाँ तो डर और चिंता फैलाने के लिए गढ़ी जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि कुछ कथावाचक ऐसे महसूस करते हैं कि कुछ तनाव पैदा करने की जरूरत है। कुछ डरावनी कहानी होती है, वे टोट में चेतावनी जैसी होती है, अभी कुछ नहीं किए तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी कहानी होती है जो इस बात की ओर संकेत करती है कि सब कुछ अच्छा होगा यदि हम सब कुछ विशेष रूप से चंदन सक्षम वयस्कों के भरोसे छोड़ देंगे। तो चंद सक्षम वयस्कों के भरोसे छोड़ देंगे। इस समय यह प्रवृत्ति उन लोगों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है जो अपने आप को विवेकी आशावादी कहते हैं। वे यह दावा करते हैं कि प्रतिस्पर्धा करना, सफल होना, दूसरों की कीमत पर लाभ लेना ही मानव स्वभाव है। हालांकि वे की आशावादी अनुभव नहीं करते कि बद्ध सामाजिक ताने बाने के माध्यम से मानवता के नए समय के साथ कैसे प्रगति की है और कैसे बड़े समाज का समूह न्यूनतम स्वार्थ से कार्य करता है तथा प्रक्रिया में धनी और निर्धन एवं उच्च नीच को समान रूप से समायोजित करता है। कथावाचक के इस पहलू पर व्यवहारिक संभावों द्वारा विचार किया जाता है जो उन लोगों के मध्य का मार्ग अपनाते हैं जो कहते हैं कि सब ठीक ठाक है, खुश रहो, सुखद भविष्य के लिए अपने व्यवहार में व्यवहारी बनो, और जो लोग निराशावाद और भय का दामन थामते हैं वे ये मानते हैं कि हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। हमारा भविष्य यह है कि हम किस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और हम उस पर किस तरह से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये गद्यांश है। क्वेश्चन है कि क्रियात्मक संभाव्य वे होते हैं जो मध्य मार्ग पर चलते हैं, विनाश का हुआ खड़ा करने वाले होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं या प्रसन्न और बेपरवाह होते हैं। तो क्रियात्मक संभाव्य क्या है, और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं किस पर, मध्य मार्ग पर जो चलते हैं। इसके बाद है मानव कम स्वार्थी होते हैं जब वे बड़े समूह में कार्य करते हैं, डरावनी कहानी सुनते हैं, आनंद में कहानी सुनते हैं या वे अकेले काम करते हैं। तो मानव कम स्वार्थी होंगे कब, जब वे बड़े समूह में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विवेकी आशावादी अवसरों की ताक में रहते हैं, संवेदनशील और प्रसन्न रहते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा सही आंसर है, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, केवल एक ही कि वे अवसरों की ताक में रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कहानियों के आधार पर हमारा भविष्य कैसा होगा। स्वाभाविक रूप से विश्वास का चयन करते हैं जो बार बार कही जाती है, भय और तनाव फैलाने के लिए विरूपित की जाती है, विषय फैलाने के लिए विरूपित की जाती है। तो कहानियों के आधार पर हमारा भविष्य कैसा होगा, और जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं कि हम सामूहिक रूप से विश्वास का चयन करते हैं। नेक्स्ट है कथा वाचन क्या है, एक कला, विज्ञान, हमारे जीन, एक तत्व जो हमें मानव बनाते हैं। तो कथा वाचन क्या है, और जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं एक तत्व जो हमें मानव बनाते हैं। इसके बाद है हमारा ज्ञान, निम्न में से किसका समूह है। वे सभी कहानियाँ जिन्हें हमने अपने जीवन काल में सुना है, कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्हें हम याद करते हैं, कुछ कहानियाँ जो जीवित रहती हैं, कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। तो हमारा ज्ञान किसका समूह है, और जो ऑप्शन सी में दी गई है कि कुछ कहानियाँ जो जीवित रहती हैं। तो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्न में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है। अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लिखना, वर्तमान साहित्य की समीक्षा, प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना या प्रारूप का पुनः निरीक्षण करना। तो एक प्रश्नावली तैयार करते समय कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है, और जो ऑप्शन सी में है क्योंकि कोट वाला क्वेश्चन है। तो वर्तमान साहित्य की समीक्षा, प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना और प्रारूप का पुनरीक्षण ये इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक, प्रायोगिक या कारणात्मक, तुलनापरक अनुसंधान से। तो किस प्रकार के अनुसंधान के सारांश या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है तो ये प्रायोगिक अनुसंधान होती है।
तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।